नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं टीम टेक एजुकेशन। अभी ये जो सीरीज चल रहा है वो एसएसटी का ये सीरीज है और इस सीरीज में हम एक एक टॉपिक पर बात करते जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके पहले एक लेक्चर और रिकॉर्ड होकर डाला चुका है यूट्यूब पर, तो आप उसको भी देख लें, क्योंकि पता है कि अभी तक एनसीईआरटी की बुक आई नहीं है ना, और एग्ज़ाम आने वाले हैं पीरियोडिक, तो इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक, तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, पूरा क्लासिफिकेशन किए हैं स्टोन एज का। आज उसी स्टोन एज को हम लोग एक एक करके ड्राइव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड का। ठीक, तो पैलियोलिथिक पीरियड जो है हिस्ट्री का वो पीरियड जिस समय अर्थ का कंडीशन अगर हम समझने का कोशिश करें तो इस समय तक दो चीजें हैं। एक तो अर्थ पे टेम्परेचर कम है। ठीक, जैसे ही टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब है कि इस समय जो क्लाइमेट है या जो वेजिटेशन होगा, ठीक, क्लाइमेट में क्या पता चला कि टेम्परेचर बहुत कम है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण जो क्लाइमेट है वो हार्श क्लाइमेट, और जो वेजिटेशन है वो भी बहुत कम है। तो ऐसे स्थिति में अगर सर्वाइवल की बात करें तो इस समय जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करेंगे, दो काम करेंगे। यानी कि इस समय की जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, वो किस तरीके का होगा, तो वो हंटिंग एंड गैदरिंग पर काम होगा। ठीक, वो या तो शिकार करेगा या जो थोड़ा बहुत वेजिटेशन है इसके कारण जो भी खाना उसको अवेलेबल होगा उसको जमा करेगा। और पूरी लाइफ यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है इस समय वो दो ही चीज पर डिपेंड करेगा, एक होगा हंटिंग और दूसरा होगा गैदरिंग। वो किसी भी तरीके से कुछ भी खा रहा है ना, और किसी भी तरीके से जिंदा रह रहा है। अब अगर ये हंटिंग कर रहा है तो हंटिंग करने के लिए कुछ टूल्स के प्रयोग होंगे, और ये जो टूल्स होगा वो स्टोन का बना होगा, है ना, इसीलिए इसको कहेंगे स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स, और ये जो स्टोन टूल्स होंगे इसकी खूबी होती है, ये क्या है, ज्यादा शार्प नहीं होगा। दूसरी बात, साइज जो इसके होंगे वो बड़े होंगे। ठीक, साइज बड़ा होगा, शार्प नहीं होगा। इसी का एग्जांपल है हैंड एक्स, इस तरीके से होगा। ठीक, ये नीचे जो टिप है ये पॉइंटेड है, और ये जो ऊपर है इसको इस तरीके से होल्ड करके, है ना, वो किसी चीज पर ऐसा करके मारा जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं हैंड एक्स। इस समय इसी तरीके के लाइफ एक्टिविटी होंगे। अगली बात अगर हम बात करें, अगली बात की बात करें तो इस समय आदमी रहता कहाँ है। ठीक, तो उसके जो शेल्टर हैं वो होंगे केव। शेल्टर जो होगा वो क्या होगा, केव में रहेगा, और केव में ये रहेगा ग्रुप में। ठीक, ये क्या होगा, ग्रुप में रहेगा। अब कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस केव की बात कर लें तो यहाँ पे ग्रुप में लोग रह रहे हैं, और जब ग्रुप में लोग रहेंगे तो आमूमन बात है कि इसके कुछ न कुछ एविडेंसेस की बात होगी कि सर कहाँ पे ऐसा मिला है। तो केव में रहने का प्रोसेस, अगर आदमी वहाँ रह रहा है तो इसके बहुत सारे हमको मिलेंगे एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहली बात, पैसर कहाँ है, तो बिहार में है। दूसरा हमको मिलेगा भीमबेटका। तो ये सब जगह जो है ये बताता है कि आदमी कहाँ है, केव में है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो इंगेज है। यहाँ तक इसी जो टूल्स है या जो ये स्टोन है इसी के बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, और बहुत सारा चीज और मिलेगा जिसका हम लोग अदर चीज में यूज करेंगे। ठीक, जैसे
जो बर्तन होता है ना, जो बर्तन होता है, इस तरीके के भी कुछ वहां पे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। तो वो भी किस चीज का बना होगा? वो बना होगा स्टोन का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर प्राइम रोज। तो ये जो डॉक्टर प्राइम रोज है, इनका इस पर बहुत ज्यादा स्टडी है। आई बात समझ में? अगर हम लोग जो इसके पहले वाले वीडियो में किए थे कि वो हम लोग स्टोन एज को 3 भागों में बांटे थे, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। ये तीनों को जब बांटे, उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले हो रहा है, उसके लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहला आदमी है जो ये 3 क्लास क्लासिफिकेशन किया है। आई बात समझ में? तो अब देखिए क्या करना है। अगर हम लोग पैलियोलिथिक साइट की बात करें तो सबसे पहली बात आएगी सोहन वैली। सोहन वैली, सोहन वैली कहां मिलेगा हमको? तो आज के समय में सोहन वैली है पाकिस्तान में। ठीक, सोहन वैली कहां है? पाकिस्तान में। और इस सोहन वैली से हमको 4-5 चीज मिलता है। सबसे पहली बात, यहां पे मिलने वाला ये हैंड एक्स सबसे ऑथेंटिक टूल्स है पैलियोलिथिक पीरियड का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहां पे कुछ डोमेस्टिकेशन के लिए अगर हम देखें तो वहां पे कुछ घर मिले हैं जो कि केव के अंदर है। दूसरी बात, कुछ केव पेंटिंग्स भी मिले यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीजें है। ठीक, पैलियोलिथिक पीरियड के बाद जो हमारे पास एक टर्मोलॉजी आता है, उसको हम लोग कहते हैं मीसोलिथिक। तो अब जो बात करेंगे वो हम लोग मीसोलिथिक पर बात करेंगे। ठीक, मीसोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेंजिंग होगा, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाएगा उसी तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट भी चेंज होता हुआ दिखेगा। आदमी के खाने का तरीका भी चेंज होगा, यानी फूड हैबिटेट भी चेंज होता जाएगा। फूड जो हैबिट है वो चेंज होगा। हमारा क्लाइमेट चेंज करने पर सब लगभग चीज डिपेंड करता है। इस समय तक आते आते हम क्या देखेंगे कि टेम्परेचर सडनली राइज होना स्टार्ट होगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो रेन होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब रेन होना शुरू हो जाएगा तो वेजिटेशन भी संभव हो सकेगा, है ना। तो वेजिटेशन भी बहुत अच्छे से होने लगेगा। अब बताइए, जब ये सब चीज अच्छे से हो रहा है तो हमारा फूड हैबिट चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग के साथ साथ हम यहाँ पे एग्रीकल्चर भी करना शुरू करेंगे। ठीक, एग्रीकल्चर पर भी हमारा दिमाग जाएगा। और जैसे ही एग्रीकल्चर होना शुरू होगा, दूसरी बात क्या है कि इस समय तक आते आते आदमी जो है वो हो गया है बायपेडलिज्म। क्या हो गया है? बायपेडलिज्म, मतलब 2 पैर पर चलने लगा। जैसे ही 2 पैर पर चलेंगे तो हमारा हाइट बढ़ेगा, हमको दूर तक दिखेगा, हमारे दोनों हाथ फ्री हो गए हैं, एनर्जी बचना शुरू हो गया है। अब हम हाथ का प्रयोग करने लगेंगे। ठीक, तो ये सब जब प्रयोग होगा तो हमको क्या दिखेगा कि हमारे जो हंटिंग टूल्स हैं, ठीक, जो हंटिंग टूल्स हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो अब जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा ब्लेड। ब्लेड क्या होगा? देखो इस तरीके का होगा, ये पूरा शार्प एज होगा। ये क्या होगा? शार्प एज होगा। तो अब हम इस तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, अब जब खड़े हो गए हैं, हाथ हमारा मजबूत हो गया है, तो हम किसी चीज को फेंक के मार सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में बनेगा धनुष बाण, बनेगा धनुष बनेगा। ऐसी स्थिति में भाला होगा जिसको जेवलिन बोलते हैं, तो भाला बनेगा, तीर धनुष बनेगा, गुलेल बनेगा। ये जो हंटिंग टूल्स है इसके साइज क्या होंगे? साइज हो जाएगा छोटा, और शार्पनेस कैसी हो जाएगी? शार्पनेस भी बढ़ेगा। ठीक, तो साइज छोटा होता जाएगा, शार्पनेस बढ़ता जा रहा है,
दूर से हम चीजों को देख पा रहे हैं, हम अपने शिकारी को दूर से देख पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको सरवाइव करना आसान हो जाएगा, हम सरवाइव करने लगेंगे। एक चीज और इस समय पे होगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और जो सबसे पहला एनिमल होगा जिसको हम लोग पालतू बनाएंगे वो होगा डॉग। ठीक, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाते हैं। इस समय पर्पस क्या है डोमेस्टिकेशन का? तो डोमेस्टिकेशन का सबसे ज्यादा पर्पस है तीन चीज। एक, हम उसी एनिमल को डोमेस्टिकेटेड कर रहे हैं जिसके शरीर से या तो हमको स्किन मिल रहा है या मिल्क मिल रहा है, या दूसरा ये दो चीज। दूसरा क्या है कि उसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए सर, है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण उसको हम इंगेज करेंगे किसमें? तो एग्रीकल्चर में, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये सब यूज करेंगे। और तीसरा, हम जानवर को इसलिए पालतू बना रहे हैं क्योंकि वो हमारा सुरक्षा करे। आई बात समझ में? वो सिक्योरिटी दे, तो सिक्योरिटी के लिए कुत्ते जैसे जानवर को पालेंगे। तो अगर हमको पूछ दिया जाए कि मीसोलिथिक पीरियड में हम किस किस जानवर को पालतू बनाएंगे, तो अमूमन बात है भैंसा को बनाएंगे, बैल को बनाएंगे, खच्चर को बनाएंगे, गधा को बनाए होंगे, कुत्ता को बनाए होंगे। इस तरीके के जानवर को हम लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिकेट करेंगे, क्योंकि मेरा मेन पर्पस यही सब है। उसके स्किन हमारे पर्पस है, उसका मिल्क हमारा पर्पस है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए जिससे हम उसका यूज एग्रीकल्चर में करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे, ये सब चीज। ठीक, दूसरी बात, जब रेन बढ़ेगा तो रिवर का कंसेप्ट आएगा, और जैसे रिवर का कंसेप्ट आएगा तो हम लोग फिशिंग भी करना स्टार्ट करेंगे, दूसरी बात, रिवर में हम लोग नाव चलाएंगे। ठीक, तो देख रहे हो, ये सब चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता जाएगा, और जैसे जैसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं उसी का बात यहाँ पे करेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर का, तो हम बता रहे हैं कि ये जो भी चीज हम तुमको बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं एविडेंसेस के रूप में हमको मिला है। एक जगह है जिसका नाम है संतनगर, यूपी, वहां से मिला है चावल के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ राइस और एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब बात है कि अगर इस समय एग्रीकल्चर हो रहा है तो वो कैसा एग्रीकल्चर है? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसको कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी उतना ही उगा रहे हैं जितना हम लोग का कंजप्शन है। ठीक, अगर साल भर में 4 किलो अनाज खा रहे हैं एक महीने में, तो हम इसी तरीके से सोच के उगाएंगे कि हमको महीने का 4 किलो अनाज ही उगाना है, और जितना कंजप्शन हो अगर उतना ही प्रोडक्शन अगर एग्रीकल्चर में हम कर पा रहे हैं या फार्मिंग में कर पा रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। आई बात समझ में? चलिए, देखिए, अब हमको बात करना है नियोलिथिक पीरियड पर। नियोलिथिक पीरियड में क्या हो गया है? हम देखते आ रहे हैं कि ह्यूमन अपना सिविलाइजेशन में आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। मीसोलिथिक पीरियड तक आते आते हमने देखा कि एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होना शुरू हो गया, यानी पशुपालन करने लगा है आदमी, एनिमल हस्बेंड्री इसी को बोलते हैं। शिकार में मछली का शिकार होने लगा है। इसी को थोड़ा सा और हम लोग नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। ठीक, ऐसे स्थिति को मीसोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन है, ठीक, ह्यूमन जो है, यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोल्डन चाइल्ड। क्या नाम है? गोल्डन चाइल्ड। इसने नियोलिथिक पीरियड को बोला है फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री सोसाइटी। यानी कि अब जो ह्यूमन है वो पूरी तरीके से फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब जैसे ही एनिमल हस्बेंड्री और इस पर डिपेंडेंसी आएगी
ठीक, तो यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है सर, वो रिवर के बगल में होगा। रिवर के बगल में बहुत सारी चीज होते हैं। एक तो देखो सबसे पहली बात अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो वाटर का प्रयोग हम लोग डेली लाइफ में भी कर रहे हैं, डेली लाइफ में भी हो रहा है। इसका एग्रीकल्चर में भी प्रयोग होगा, इसका ट्रेड में भी हम लोग काम कर लेंगे, ट्रेड भी कर लेंगे। इसी से हम लोग फिशिंग भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, रिवर के जो साइड के जो सॉइल होते हैं वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, साथ ही साथ फर्टाइल होता है। ठीक, तो सॉफ्ट और फर्टाइल होता है। अब एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो इसका मतलब आपको रिवर साइड में जाना पड़ेगा। इसीलिए ह्यूमन सिविलाइजेशन जब डेवलप होगा तो वो कोई भी सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, इजिप्टियन हो, चाइनीज हो, या इंडियन सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ये सभी आपको हमेशा बैंक ऑफ रिवर देखने को मिलेगा। ये हमेशा तुमको दिखेगा किसी न किसी नदी के किनारे वो डेवलप हुआ है, क्योंकि नदी जो है हमारे लगभग चीजों को फुलफिल करता जा रहा है। चाहे हम लोग डेली लाइफ में पानी का यूज करें या फिर एग्रीकल्चर में इरिगेशन में उसका यूज करें, ट्रेड हो रहा हो, फिशिंग हो रहा हो, उसके बगल में जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो ये सब के कारण अपन लोग सबसे पहली बार बसना स्टार्ट करेंगे किधर, रिवर के साइड में। आई बात समझ में? चलिए, अब हम देख चुके हैं कि अब हमारी जिंदगी फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक, तो ऐसे स्थिति में अब हमें शिकार के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ रहा है। अब हमको शिकार करने के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आएगा परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगा। और जब परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिला तो अब क्या हो गया, अब हम अस्थाई बनावट में आ गए। ठीक, दूसरी बात, यहां जो फार्मिंग हो रहा है इसमें होगा सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब यहां पे होगा कि हम जितना उगाएंगे उससे कम खाएंगे, या फिर जितना हमारे जरूरत है, जितनी हमारी नेसेसिटी है उससे ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन में इंगेज रहेंगे। तो जितना जरूरत था उससे ज्यादा अनाज उत्पादन होगा, तो प्रत्येक लोग को काम करने की जरूरत नहीं होगी। और जो प्रत्येक लोग काम नहीं करेंगे तो वो जो बैठेगा, वो जो आदमी बैठेगा जो अब एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहा है, जिसको शिकार नहीं करना है, वही ये सब काम करेगा। वो किताब लिखेगा, वो नया नया थ्योरी लाएगा, उसको वो सोसाइटी को बसाएगा, सोसाइटी के बहुत सारे नियम कानून को फॉलो करवाएगा। तो ये वही लोग हैं जो सरप्लस प्रोडक्शन के कारण क्या हो गए, आराम से जिनको खाना मिलने लगा वो घर में बैठे। अगर ये सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो हम आज भी हुलाला हुलाला कर रहे होते, आराम से जंगल में रहते, गुफा में रहते। ठीक, मीसोलिथिक पीरियड में एक चीज और तुम देखे थे कि फायर का खोज हो गया है। ठीक, नियोलिथिक पीरियड आते आते व्हील का खोज हो जाएगा। तो व्हील का जैसे ही पता चले कि व्हील का क्या क्या यूज है, तो सबसे पहला जो यूज है वो है पोट्री मेकिंग में। ठीक, पोट्री मेकिंग में। दूसरा, हम लोग बुलक कार्ट बनाने लगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में उसका यूज करने लगे। घोड़ा गाड़ी बना लिए, बैलगाड़ी बना लिए, ये सब जो था, ये दोनों चीज आदमी के लाइफ को एकदम झकझोर कर रख दिया। जो दूरी हमको बहुत दूर लगता था, अब हम दूर में भी शिकार कर रहे हैं, तो उसको इस पहिए की सहायता से बड़े बड़े जानवर को भी ला रहे हैं अपने घर के पास। इसीलिए हम लोग एक, अगर अलग नाम की बात करें तो इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडस रिवर के बगल में है, इसीलिए इसको कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बाद इसको हम लोग कॉपर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय तक कॉपर की खोज हो गई है। ठीक, और इस सिविलाइजेशन में हमको कॉपर का यूज होता हुआ दिखेगा, इसीलिए हम इसको कॉपर सिविलाइजेशन भी बोलेंगे। ये पहला नगरीय क्रांति भी है, यानी
अर्बनाइजेशन रिवॉल्यूशन, ठीक, इसको हम लोग अर्बनाइजेशन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब इसका अलग अलग नाम हो गया। अब अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो हम लोग इसको 1700 बीसी से 2700 बीसी के बीच में लेते हैं। 1700 बीसी से लेकर के 2700 बीसी के बीच में लेते हैं। ये हिस्ट्री का कौन सा पार्ट है सर? ये हिस्ट्री का कौन सा पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन? बताइए। इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक, इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। आई बात समझ में? लैंग्वेज भी दिखेगा, स्क्रिप्ट भी दिखेगा, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। आई बात समझ में? आगे ये पूरा सिविलाइजेशन हमको इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरी उसके आसपास देखने को मिलेगा, चाहे वो झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, सतलज हो, बिंस हो और इंडस हो, ये सभी के आसपास। है बात समझ में? चलिए, इसके साथ साथ है ना, इसी के कंटेम्पररी कुछ और सिविलाइजेशन इसमें हमको देखने को मिलेगा, जैसे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये किस रिवर के बगल में है? तो टिग्रिस एंड यूक्रेटस या यूथेपस, है ना, यूथेपस, ये दो नदी के किनारे में ये है, ठीक। इसी तरीके से आगे देखेंगे कौन? ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो नील नदी के किनारे है, नाइल रिवर। इसी समय एक पढ़ेंगे चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन कहाँ है? तो येलो रिवर के है बगल में, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितना भी है वो हमारे सभी टॉपिक का पार्ट है ना। हमको मेसोपोटामिया भी पढ़ना है, हमको चाइनीज सिविलाइजेशन भी पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ना है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी पढ़ना है, और ये सभी पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर पहले रहते हैं, ठीक। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी एक्सकेवेशन पॉइंट मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, किस किस देश में मिले हैं, तो 3 देश में देखने को मिलेगा। पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा जो है वो है अफगानिस्तान, ठीक। तो ये 3 देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अलग अलग साइट है वो आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? आगे बढ़िए। क्यों पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसलिए पढ़ना है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट अर्बन सिटी। अभी जब हम इसको पढ़ाएंगे और जब कंपेयर करके बताएंगे कि उस समय क्या चीजें थी और आज का शहर हमारा कैसा है, तो तुमको पता चलेगा कि सर वो शहर अभी के शहर से हजारों गुना अच्छा है। एकदम ग्रिड सिस्टम पर पूरा बना हुआ है शहर, कहीं कोई झंझट नहीं है। जितने भी रोड है वो चौला चौला रोड है, कहीं सकरा रोड नहीं है। जितने भी रोड है वो सब एक दूसरे को एकदम राइट एंगल पर काटता है, जिससे कि मिनिमम जो एक्सीडेंट की संभावना होगा या जो एक्सीडेंट का संभावना है वो बहुत ही कम होगा। वहां का सोसाइटी कैसा था, वहां लोग कैसे रहते थे, ठीक। वहां का जो पेंटिंग्स हमको मिला है वो कैसा मिला है, वहां किसकी पूजा होती थी, क्या उस समय रिलीजन एग्जिस्ट करता था या रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना। इस तरीके के चीजों का जवाब हमको कौन देगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई बात समझ में? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया, ये चारों के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें आप लोग उसको देख सकते हैं, जो लेक्चर नंबर 3 होगा। फिर एक बार तुम लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भेजें,
क्योंकि एक बार किताब लॉन्च हो जाएगा तो शायद हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि ये मेरा पैसा है नहीं। ठीक, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को भेजें। उसके बाद जैसा कमेंट होगा उस तरीके से आगे की बात की जाएगी। एक चीज और, अगर तुम में से किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।